हेलो बच्चों, आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस लेसन में हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अतिरिक्त हम जानेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में और मानक समय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए लेसन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या होता है बच्चों? ग्लोब पृथ्वी का एक शुद्ध प्रतिरूप है। जैसे पृथ्वी हमारी दिखाई देती है ग्लोब पर, ये आप देख रहे हैं ग्लोब का मॉडल है। पृथ्वी हमारी ठीक ऐसी दिखाई देती है, लेकिन एक शुद्ध प्रतिरूप है। अगर वास्तव में हम देखें तो हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, अपितु यह है उत्तर में दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में से थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप और वास्तविक रूप है। अब ग्लोब जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, बड़े ग्लोब और छोटे ग्लोब। जो बड़े ग्लोब होते हैं उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते हैं, और पॉकेट ग्लोब जो हैं वो रखने योग्य, छोटे ग्लोब जो हैं पॉकेट में रखने योग्य होते हैं, जैसे गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जिस प्रकार की कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। ग्लोब पर हम देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में देख सकते हैं। अब ग्लोब पर हम बात करें, आप ये चित्र में देखें जरा एक बार फिर से कि ये जो आप देख रहे हैं ये है पृथ्वी का अक्ष। अब इस पृथ्वी के अक्ष की हम सही जानकारी हासिल करें, सही डेफिनेशन देखें कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। बच्चों, आप घर में भी एक छोटी सी एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि आप कोई आलू लीजिए या कोई गेंद ले लीजिए, इसके बीच से एक सुई जो आपकी मम्मी जिनसे स्वेटर बुनती है वो सिलाई लीजिए, इसके बीच में डालिए, तो आप देखेंगे कि आलू उसके चारों तरफ घूम जाता है, सुई के चारों तरफ। तो ये क्या है? आपका अक्ष है। तो ठीक पृथ्वी भी हमारी इसी प्रकार से अपने अक्ष पर घूमती है। और ग्लोब को जो इस सुई के चारों पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन ये सभी क्या है? काल्पनिक है। बच्चों, वास्तव में ऐसी कोई कीली नहीं है, ये केवल क्या है? काल्पनिक है। और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है वो है विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। अब जरा इस चित्र में देखो बच्चों, ये है आपकी विषुवत रेखा, इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। इसके इस ऊपर वाले आधे भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इस नीचे वाले आधे भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, यानी कि ये सभी क्या है? आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। तो बच्चों, अब हम इस चित्र के जरिए जानेंगे, यहाँ पर आप कुछ अन्य अक्षांश रेखाओं को जानेंगे। ये है हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री, इसके ठीक ऊपर है हमारी कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री, और इसके ठीक नीचे है हमारी मकर रेखा है 23.1/2 डिग्री। इसके अलावा जो है विषुवत वृत्त के 66.2 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है और विषुवत रेखा के 66.2 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी वृत्त है। अब हम बात करते हैं ताप कटिबंध की। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है और इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त यानी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ जा पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो इसे हम एक टॉर्च के एक्टिविटी से समझते हैं। यहाँ आप देखिए, जब टॉर्च का प्रकाश जो है एक सरफेस पर सीधा पड़ता है तो वो कम जगह घेरता है, और लेकिन रोशनी सबसे ज़्यादा होती है, उसमें ताप होता है, यानी गर्मी अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम स्थान को थोड़ा तिरछा कर देते हैं सरफेस को, तो क्या होता है कि टॉर्च की रोशनी थोड़ी तिरछी हो जाती है और वो अधिक स्थान को घेरती है। तो ठीक ऐसा ही हमारे शीत कटिबंध में भी होता है। यहाँ पर प्रकाश थोड़ा जो है मध्यम हो जाता है और इसलिए यहाँ पर ठंड होती है, यानी कि शीत कटिबंध कहलाता है। अब हम जानते हैं देशांतर। अभी हमने इससे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना और अब हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एक एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि ध्रुव उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर या यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को 1 मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई होती है समान। सभी देशों में ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर समान भागों में बांटती हैं, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। अब बच्चों, हमने पीछे देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो जो है हमारे पृथ्वी को वो भी 2 बराबर भागों में बांटती हैं। वो बांटती हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन जो ये यामोत्तर रेखा है ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन ये भाग कौन से हैं? पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो इस भाग को कहते हैं पूर्वी भाग और इसको कहते हैं हम पश्चिमी भाग। जो इस प्रकार इन अक्षांश और देशांतर रेखा आप देख रहे हैं इस चित्र में कि जिस प्रकार ये अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं, इनके काटने से एक जाल बनता है बच्चों ये, और ये जाल कहलाता है ग्रिड। क्या कहलाता है बच्चों? ग्रिड कहलाता है। अब हम आगे जानकारी हासिल करते हैं। देशांतर और समय के बारे में। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की स्थिति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। बच्चों, प्राचीन काल में जब आधुनिक घड़ियां हमारे पास नहीं थी तो उस समय जो है लोग इसी से सूर्योदय और सूर्य की परछाई देख करके या सूर्य का प्रकाश देख करके ही समय का अंदाज़ा लगा लेते थे। ग्रीनविच में स्थित प्रमुख यामोत्तर में सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी बच्चों? दोपहर होगी। चूँकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से पूर्व 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजेगा। लेकिन
ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम के समय का ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजेंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं और इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। और आप देख सकते हैं कि दी गई देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय समान है। तो बच्चों हमारे मोबाइल में भी हमारा टाइम इसी प्रकार से सेट किया जाता है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। अब देखिए हमारे भारत में ही समय में अंतर है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य से भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और भारत में 82 डिग्री को मानक यामोत्तर माना गया है और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अब भारत के ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित तथा यहाँ समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार हम किसी भी देश के समय का पता लगा सकते हैं और किस प्रकार समय देश के मानक समय के अनुसार समय सेट किए जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।